अच्छा जी, जावा की जो है आज हमारी पहली क्लास है और इस हमारी जो बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ जावा। इसके अंदर जो हमारे पास जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। ये इसके जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम कवर करेंगे। ऑब्जेक्ट्स है जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जावा, फिर है एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन जावा, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट्स, looping constructs, classes and objects, methods and access specifiers, arrays and strings, modifiers, packages, inheritance and polymorphism, interfaces and nested classes and exceptions। ठीक है, तो ये 12 सेशन है हमारे पास जिसको हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला सेशन है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर हम लेंगे। ठीक है कि जावा क्या है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर। वो क्या, वो ये कि हमारे पास हमने सॉफ्टवेयर असल में जो है हम सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं। जाहिर बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं जावा, और इसको पढ़ने का मकसद ये ताकि हम इससे क्या बना सके, सॉफ्टवेयर बना सके। तो इधर एग्जाम्पल में बताने का मकसद ये है कि हम सॉफ्टवेयर इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, क्विकली हो जाए, एक्यूरेट हो जाए, सही टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर वो चीज हमें मिल जाए जिस टाइम पर हम चाह रहे हैं। ठीक है, ना एक सेकंड जल्दी आए ना एक सेकंड लेट आए। ठीक है, तो यहां पर हम आपको एक बता रहे हैं कि एक बैंक है हमारे पास, उसके अंदर अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, कस्टमर्स है, पेमेंट्स होती है, ट्रांजेक्शन होती है, ये तमाम जो है बैंक की नीड्स है। इन्होंने क्या करा, इन तमाम चीजों को अलग अलग करने के बजाय इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और यहाँ पर एक ऑपरेटर बना दिया जो कि क्या कर रहा है, इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, रन कर रहा है, और उसके बाद आपके जो भी मसाइल थे उसका हल इसके पास यहाँ पर आ गया और उसने बैंक को दे दिया। ठीक है, अब आप लोग यही करते हो कि आप जाते हो अपना बैंक अकाउंट नंबर बताते हो और वो कंप्यूटर में सर्च मारते हो और आपकी सारी डिटेल आपको बता देता है। अगर ऐसा नहीं होता, सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो क्या करता, वो आपके नाम की फाइल निकालता, उसके अंदर फिर घंटों लगाकर चेक करता, आपको एक बताता कि भाई कल आकर मालूम कर लीजिएगा ये चीज। तो ये काम बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता, ठीक है, और बहुत ज्यादा मुश्किल होती। तो सॉफ्टवेयर ने जो हमारा काम को आसान कर दिया है। अब यहां पर जो है हमारे पास एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के बारे में बात हो रही है। देखो बेटा, दो किस्म की प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम और दूसरा कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो हमारे पास होता है, पहला होता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इसके अंदर हमारे पास जो लैंग्वेजेस आती है उसके अंदर आ जाती है सी लैंग्वेज जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पास्कल, कोबोल। इन लैंग्वेजेस में क्या होता है, इन लैंग्वेजेस में स्ट्रक्चर बेस्ड काम होता है। स्ट्रक्चर बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जिस तरह फंक्शन अब जब बनाते हो तो उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस बनाते हो ना, उसके अंदर ही सारा काम करते हो, ऐसा ही होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। इन लैंग्वेजेस में स्ट्रक्चर बेस्ड काम होता है, ठीक है, और फाइल्स के अंदर काम होता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास मजीद जो है काम आसान हो जाता है। लिखा हुआ यहाँ पर द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड अ चेंज इन द प्रोग्रामिंग स्टाइल, सम ऑफ द फीचर दैट वर एम्ड फॉर आर एज फॉलो। दरअसल जब हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करते थे तो उस पे हमें जो है काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था। जब हमें कोई बड़ा काम करना होता था, बहुत वो कॉम्प्लेक्स हो जाता था, बहुत वो मुश्किल हो जाता था। किस वक्त, जब हमें उसके अंदर कोई एडिटिंग करनी पड़ती थी। मकसद ये कि मैंने एक चीज बना ली, अब मुझे उसको ढूंढना है तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि अगर एक चीज को छेड़ता था तो 10 चीजें और हिल जाती थी अपनी जगह से। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हम जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमें काम करने में मसला पैदा हो रहा था। इसलिए प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट एक बनाया, और ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इंसान की जिंदगी को देखते हुए बनाया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इस पे जब आप काम कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग,
पैराडाइम यानी कि प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट उन लैंग्वेजेस पे जब आप काम कर रहे होंगे जो लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो उस पर काम करते वक्त आपके पास जो फायदे होते हैं वो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ अ रिलायबल सॉफ्टवेयर एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट। आप एक रिलायबल सॉफ्टवेयर बना लेते हैं कम से कम कीमत के अंदर। जाहिर बात है जब हमें काम करने में मुश्किलात नहीं आ रही तो हम पैसे भी कम ले रहे हैं, जब हमें काम करने में मुश्किलात आएंगी तो हम पैसे भी ज्यादा ही लेंगे। ऐसा ही है। रिडक्शन इन दी मेंटेनेंस कॉस्ट, जाहिर बात है जब बना आसान तरीके से तो इसके अंदर हम उसको मेंटेन भी आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, तो इस वजह से उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारे पास कम हो जाती है। ये किस तरह बनेगा ये तमाम चीजें तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहे हैं कि इसमें जो इसके फायदे हैं। डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, completion of the software development within the specified time interval। हम इसके अंदर जो हमने क्लाइंट को या कस्टमर को टाइम दिया कि इस तारीख तक हम आपको सॉफ्टवेयर बना लेंगे, उसके अंदर अंदर ही हम इसको बना सकते हैं। सही है बेटा? तो ये इसके कुछ जो 4 पॉइंट्स थे। अब यहां पर बात हो रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू, अब यहां पर इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या है, तो लिखा हुआ द प्रोसेस डिटरमाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, इन अदर वर्ड्स इट डिटरमाइन द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन। देखो बेटा, जब भी आप कोई चीज बनाते हैं, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको एनालिसिस करना होता है कि आप ये क्यों बना रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, तो उसको सबसे पहले हमें एनालिसिस करना होता है। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद आपने उसका डिजाइन तैयार करना होता है। ठीक है, वो डिजाइन जब पास होता है तो उसके बाद फिर आप कोडिंग के ऊपर आते हो, प्रोग्रामिंग के ऊपर आते हो। जैसे कि जो मेरे वेबसाइट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक डिजाइन बनाने के लिए दिया था जब ई प्रोजेक्ट आप लोगों का आया था, याद होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोलता कि आपने पहले बैठ के मीटिंग करनी है अपने ग्रुप के साथ, डिस्कस करें, उसके बाद मुझे पेपर वर्क के ऊपर डिजाइन लाकर दिखाएं कि आपने सॉफ्टवेयर किस तरीके से बना, एप्लीकेशन किस तरीके से बनानी। तो वही चीज यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपने पहले एनालिसिस करना है, एकदम से कोडिंग नहीं स्टार्ट कर देनी, फिर डिजाइन का तैयार करना है कि इतने इतने फंक्शन इस जगह पर होंगे, इस तरीके से होंगे, और उसके बाद आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, उस चीज को इंप्लीमेंट करना है कोडिंग के ऊपर। सही है? घर भी कोई बनाते हैं तो एक दिन आज बोला कल बनाना शुरू कर दे, ये जमीन घर बनाते हैं, ऐसे तो नहीं बनता ना कि मजदूर खुद शुरू हो गए। उसके ऊपर पहले काम होता है, इस जगह पे ये चीज बनेगी, पूरा घर का मैप आता है, पहले उसका पूरा नक्शा तैयार होता है, उसके बाद जो आपका इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर, वो फिर काम करवा रहा होता है मजदूरों से। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम जो डिजाइन तैयार करते हैं वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है विजुअल भी है, और हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम मेरे जहन में भी आ नहीं रहा है, पैराडाइम करके इसका कोई नाम है, विजुअल पैराडाइम, हाँ ऐसे एक नाम है उसका। तो ये आप इंस्टॉल करते हैं और इसके ऊपर आप डिजाइन तैयार करते हो अपने सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसके ऊपर कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, यूएमएल यूज होती है। यूएमएल क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैरियर कोर्स के वो इंशाल्लाह ताला ये इस पे काम करना सीखेंगे अपने 5th सेमेस्टर के अंदर। हम एनालिसिस करना सीखेंगे प्रॉपर डिटेल में, हम डिजाइन बनाना सीखेंगे प्रॉपर डिटेल में 5th सेमेस्टर के अंदर, और उसके बाद जो अभी आप कोडिंग सीखोगे डायरेक्टली, क्योंकि जाहिर बात है अगर आपको अभी उस डिस्कशन में ले गए कि एनालिसिस करो, डिजाइन तैयार करो, तो हो सकता है आधे बच्चे यहीं पे बोर हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी काम होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है हम ये क्यों कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप कोडिंग सीख जाओगे कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसके बाद अब आपको 5th सेमेस्टर में डिटेल पूरे 5th सेमेस्टर का है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का,
कि वो कौन कौन से कवानीन है जिसको फॉलो करते हुए आपने सॉफ्टवेयर बनाना है। यहां पर अब यह समझ लो कि आप बनाना सीख रहे हो। जब आप सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाओगे उसके बाद आपको बताया जाएगा कि वो क्या क्या रूल्स है जिनको फॉलो करते हुए आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हो या दूसरों से काम ले सकते हो। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स वो बच्चा पढ़ता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा होता है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करना नहीं होता, काम करवाना होता है। जिस तरह सिविल इंजीनियर खुद बैठ के ईंटें नहीं जोड़ना होता, वो अगलों से काम करवाता है, लेकिन उस काम करवाने से पहले आपको काम करना आना चाहिए। जब तक आपको काम करना नहीं आएगा आप दूसरों से काम नहीं ले सकते। ऐसा ही है, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं होगा, आप उनकी गलतियां नहीं निकाल सकते जब आपको काम का ही नहीं पता होगा तो। अच्छा, अब जो है यहां पर हमारे पास कुछ पॉइंट हैं जो कि हाईलाइट हुए हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसके अंदर ये 6 चीजें तो लाजमी होंगी, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर ऑब्जेक्ट, दूसरा है क्लासेस, तीसरा एब्स्ट्रैक्शन, फिर इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। जो लैंग्वेज अपने आप को एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है, वो लैंग्वेज इन चीजों पे बेस करती है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पाए जाएंगे, क्लासेस होंगी, एब्स्ट्रैक्शन होगी, एनकैप्सुलेशन होगी, इनहेरिटेंस होगी एंड पॉलीमॉर्फिज्म होगी। अब ये तमाम चीजें हैं क्या? ये तमाम चीजें है क्या? ये दरअसल कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप कह लें कि जो आप इन तमाम चीजों को फॉलो भी कर रहे होते हो। ये कोई नई चीजें नहीं है ऐसी जो आप पहली मर्तबा सुनोगे, लेकिन इस चीज को हमने प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया है। अच्छा, अब यहां ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, क्लास का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, हम इन चीजों को समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखो बेटा, कोई भी चीज जिसके कोई ना कोई फीचर्स हो, जिसको हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, कोई बिहेवियर हो, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहला रही होती है। मिसाल के तौर पे आपका सिस्टम, लैपटॉप या कंप्यूटर, इसके फीचर्स क्या है कि इसकी हार्ड ड्राइव इतनी है, इसकी रैम इतनी है, इसकी प्रोसेसर इतना है। इसका बिहेवियर क्या है कि ये आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखा रहा है, आपका काम कर रहा है, आप पे सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरी एग्जांपल आप ले लें कार की। कार के फीचर्स क्या है, कार का कलर क्या है, कार का नाम क्या है, कार का मॉडल क्या है। जबकि कार के बिहेवियर क्या है कि कार चलती है, कार रुकती है, ठीक है, कार में ये जो है ऑटोमेटिक है या क्या है, ठीक है, या जिस तरीके से उसका जो बिहेवियर है उसके, ये तमाम चीजें जो है कार को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी कि हर वो चीज जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो और कुछ बिहेवियर्स हो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो अगर इस चीज को हम देखें तो क्या हम खुद भी एक ऑब्जेक्ट नहीं है? ऐसा ही है, हर इंसान का कोई ना कोई रंग है, ठीक है, उसका नाम है, ठीक है, उसके पैदाइश की डेट है कि भाई उसका NIC नंबर, ये तमाम चीजें जो उससे मुंसलिक है, इसके फीचर्स हो गए। जबकि वो बोलता है, वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है, ये तमाम के तमाम फंक्शनैलिटीज जो उसके अंदर है, ये तमाम की तमाम चीजें इसको ऑब्जेक्ट बना देती है। क्लियर? ऑब्जेक्ट सबकी बात क्लियर हो गई। ये मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, प्रोग्रामिंग के अंदर ये किस तरीके से बनाएंगे, इसको हम जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तब देखेंगे, ठीक है।
क्लास। क्लास क्या है? जब हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास हमारे पास एक किस्म की टेम्पलेट है। टेम्पलेट या फिर आप एक किस्म का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। यहां पर भी डेफिनेशन में लिखा है क्लास इज अ टेम्पलेट दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। देखो यार, अब ये बताओ, ऑब्जेक्ट बन रहा है, गाड़ी बन गई, लेकिन गाड़ी किसको देखते हुए बनी? कोई उसका मैप होगा ना, कोई इसका स्ट्रक्चर होगा ना। तो दैट स्ट्रक्चर इज अ क्लास, जिसको देखते हुए हजारों कारें बन गई। ऑब्जेक्ट बनाने की क्लास बनाना, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास पहले बनेगी। पहले एक क्लास बनेगी, उसके बाद उस क्लास से जितने चाहे ऑब्जेक्ट बना दो। फॉर एग्जांपल हमने कार का ढांचा तैयार कर दिया, बिल्कुल, वो हो गई क्लास। अब उसका हमें अलग अलग कलर देने हैं। देखो, कार का ढांचा नहीं, कार का सांचा। अच्छा, सांचा है कहते हैं ना, ढांचे में क्या फर्क? सांचा क्या वर्ड यूज होता है? खांचा, सांचा, जो भी होता है जिसके अंदर वो उसका मॉडल, आप उसका स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर आपने लोहा पिघला कर डाल दिया तो वो अंदर से शेप का निकल आएगा। आ रही बात समझ में? डाइया कह सकते हैं आप, डाइया। डाई नहीं होती, प्लास्टिक को डालो, खोलोगे तो शेप का प्लास्टिक बन के निकल आएगा। अब ये जो डाई असल में ये क्लास है। आ रही बात समझ में? तो उससे जितने चाहे ऑब्जेक्ट बन जाए, ऐसा ही है। तो यहां पर इसलिए बोले क्लास इज अ टेम्पलेट दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब जिस जिस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को यूज करने, तमाम चीजें क्लास में पाई जाएंगी। उस डाई को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लो, किसी में सुराख चाहिए, किसी में नहीं चाहिए, किसी में फला फीचर चाहिए, ठीक है, ऐसा ही है। अब ये हमारे पास इधर भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर भी है कि हम यहां पर जब भी काम करेंगे हमेशा क्लास के अंदर करेंगे। सी लैंग्वेज में हमने जब भी काम करा किस चीज के अंदर करा? मेन के अंदर। वेरी गुड। जब भी काम करा हमने मेन के अंदर करा। और मैंने एक चीज बताई थी कि जब तक के मेन के अंदर आप चीज को कॉल नहीं करेंगे वो चीज नहीं चलेगी। इसी तरह यहां पर लाजमी है कि जब भी आपने काम स्टार्ट करना है किसी ना किसी क्लास के अंदर होना चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। तो एब्स्ट्रैक्शन इज अ डिजाइन टेक्निक दैट फोकस ओनली ऑन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन एंटिटी ऑफ एन स्पेसिफिक प्रॉब्लम डोमेन। अब ये एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम सिर्फ उन चीजों को फोकस करते हैं जो कि हमारे पास एसेंशियल फीचर हो, इंपॉर्टेंट हो, जरूरी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब जब मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात करता हूं, अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो मुझे इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। यानी कि हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो अपनी प्रोग्रामिंग को एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होगा कि जिस जिस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी मैं सिर्फ उन चीजों को यूज करूंगा, बाकियों को यूज नहीं करूंगा। ठीक है, और जिस बंदे, और यहां पर हम इस चीज को भी एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं जो चीज लाजमी हो। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी के अंदर इंजन होना लाजमी है, टायर होना लाजमी है, स्टीयरिंग होना लाजमी है, गियर होने लाजमी है, ब्रेक होनी लाजमी है। अब ये तमाम के तमाम एसेंशियल फीचर्स हैं। अगर ये तमाम चीजें नहीं होंगी तो गाड़ी नहीं चल सकती। आ रही बात समझ में? तो हम इन चीजों को एब्स्ट्रैक्ट बना लेंगे कि जब भी हमने कार बनानी है तो ये तमाम चीजें लाजमी हमने यूज करनी है। तो ये मैंने एब्स्ट्रैक्शन निकाल ली इस कार के अंदर से। भाई म्यूजिक सिस्टम लगाओ ना लगाओ कोई गर्ज नहीं, सीटें हो या ना हो कोई गर्ज नहीं है, दरवाजे लगे हो या ना लगे हो, बोनट हो या ना हो, गाड़ी चलेगी फिर भी। आ रही बात समझ में? लेकिन गाड़ी चलने के लिए कौन कौन से एसेंशियल फीचर। इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर किन किन चीजों का होना जरूरी है जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जरूरी है। ऐड का बटन हो, इंसर्ट का हो, डिलीट का हो, अपडेट का हो, रीसेट का ना हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है,
ऑन ऑफ का बटन ना हो, ऊपर क्रॉस से काम चला लेंगे, ठीक है। ये एब्स्ट्रक्शन कुछ चीजें जो कि हम एब्स्ट्रक्शन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये किस तरीके से काम करता है इसको हम डिटेल में आगे जब हमारे पास एब्स्ट्रक्शन का सेशन आएगा वहां पर हम उसको डिस्कस करेंगे। इनकैप्सुलेशन क्या है? नमाज पढ़ते। इनकैप्सुलेशन क्या है? बिल्कुल, डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग, अब यहां पर इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? इनकैप्सुलेशन का मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म है जो कि डेटा को कंबाइन करता है एंड इंप्लीमेंट डिटेल इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। एक ही क्लास के अंदर हम डेटा को, हमारे पास ऐसा सारे डेटा शो हो रहे हैं, एक ही क्लास के अंदर डेटा बहुत सारा है, लेकिन मैं उस डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दूं कि भाई ये वाला डेटा क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सके, ये वाला ना हो सके, ठीक है। तो ये काम हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, इन चीजों से लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी हम जो है आगे देखेंगे। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या फर्क है? ये मैं बताऊंगा आगे, इनकैप्सुलेशन का पूरा सेशन आएगा उसके अंदर एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि एक क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से किसी को हाइड कर देंगे, किसी को पब्लिक बना देंगे। हाइड का मतलब ये है कि वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, क्लास से बाहर कोई भी चीज का एक्सेस नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर घर के अंदर अगर आपके पास कुछ चीजें हैं जो आप चाहते हो मेरे घर तक ही रहे, तो वो आप उसको प्राइवेट कर दोगे। लेकिन कुछ चीजें हैं पब्लिक, जो कि आप, एक नलका घर के अंदर लगा हुआ है, प्राइवेट है, लेकिन आपने एक नलका घर के बाहर लगा दिया, है क्लास के अंदर का हिस्सा, लेकिन आपने उसको पब्लिक के लिए आम कर दिया, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से यूज करेंगे इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस तरीके से ये कि आपने एक दफा एक काम कर लिया, ठीक है, एक मर्तबा एक काम कर लिया, अब वो काम दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पेरेंट ने एक काम कर लिया तो वो काम आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप पेरेंट के करे हुए काम को यूटिलाइज कर लोगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पेरेंट ने घर बना लिया तो अब आपको दोबारा घर बनाने की जरूरत नहीं, आप उसी घर को यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। और दूसरा, इस कॉन्सेप्ट में भी हम इसको देख सकते हैं कि अगर एक चीज पेरेंट के अंदर है, कोई आदत है, मिसाल के तौर पे अगर आपके वालिदैन तेज बोलते हैं तो कुदरती तौर पर बच्चे के अंदर भी वो सलाहियत आएगी कि वो तेज बोलेगा, ठीक है। तो ये एक इनहेरिटेंस होती है जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम यहाँ पर इसको यूटिलाइज करेंगे, जो कि हमारे नेचर के अंदर चीज शामिल है, ठीक है। मैंने ये चीज बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि हर चीज में एक जो है इंसान को देखते हुए लैंग्वेजेस बनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो हर चीज को मैं उस हिसाब से समझाऊंगा आप लोगों को। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? पॉली मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म्स, टाइप्स, एक चीज डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। एक ही काम मुख्तलिफ तरीके से, एक ही काम, हाँ ये कह सकते हैं आप, लिखा हुआ इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड द सेम मैसेज इन डिफरेंट वेज। इसकी एग्जांपल अगर आप इस तरीके से देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, कि जो है आपके पास जो है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक घर के अंदर जुड़वा बच्चे, ठीक है, ठीक है तो बच्चे लेकिन अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। दो बच्चे, उनके नाम डिफरेंट होंगे लेकिन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। इसको मैं जो है यानी कि एक चीज डिफरेंट फॉर्म में, एक ही चीज होगी वो लेकिन दूसरी फॉर्म में होगी। तो खैर इन तमाम चीजों को जो है हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, और इसको जब मैं कोडिंग में करूंगा तो फिर आपको इसकी एक्चुअली चीज समझ में आएगी कि मैंने इसको ऐसे ऐसे क्यों समझाया है। जैसे ऐसे ले सकते हैं कि
अपलोड तस्वीर ही करनी है, चाहे वो अलग अलग है तो तस्वीर ही अपलोड करनी है, मगर वो इसकी और मेरी वो अलग इस तरह से। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। दरअसल पॉलीमॉर्फिज्म हमने बनाया इसलिए है, मिसाल के तौर पे हम प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज को जब मिसाल के तौर पे एक फंक्शन मैंने बना लिया, मिसाल के तौर पे ब्रेक बना लिया मैंने फंक्शन, एक फंक्शन है ब्रेक का। अब एक और फंक्शन है उसका नाम भी ब्रेक ही है, लेकिन उसके अंदर फंक्शनैलिटी मुझे दूसरी रखनी है। तो है तो दोनों ब्रेक ही, लेकिन एक है डिस्क ब्रेक, एक है एबीएस ब्रेक। सही है। तो यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं कि जब एक ही चीज डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास आ रही हो तो हमें कौन सी चीज यूज करनी है, किस वक्त कौन सी प्रायोरिटी पे आए, किस वक्त कौन सी नहीं चले, इस चीज को हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कंट्रोल करेंगे। ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम ये कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब मैं इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली करवाऊंगा फिर आपने ये वीडियो दोबारा देखनी है। उस वक्त आपको समझ में आया कि मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों दिए। अगला ब्रेक पिछला ब्रेक, अगला ब्रेक पिछला ब्रेक, वो सारे ब्रेक पता चल जाएंगे फिर। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कार, फ्लावर, बाइसाइकिल, पर्सन, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स है हमारे पास। अब देखो स्टेट्स, कलर, मेक, मॉडल, बिहेवियर, ड्राइव, चेंज गियर, इंक्रीज स्पीड, अप्लाई ब्रेक्स, ये तमाम के तमाम बिहेवियर है इसके। क्लास, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसका नक्शा कि किस तरह की क्लासेस बननी है। अब ये एक मतलब मॉडल डिजाइन हो गया, अब इस तरह की 50,000 कार बना दो। सही है। अब इस कार का कलर ये होगा, मेक ये होगा, मॉडल, ये कार बनाते वक्त हम डिसाइड करेंगे। जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, देखो कार का ऑब्जेक्ट तो बन गया, कार की क्लास तो बन गई, लेकिन क्लास का जब ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, जब वो एक्चुअल कार बन रही होगी, हमने ये चीज उस वक्त डिसाइड करनी है कि इस कार का कलर क्या रखना है, इस कार का नंबर क्या होगा, ठीक है ना, इस कार का मॉडल क्या होगा। अब एक कार है टोयोटा ने निकाली 2011 में, 2012 में वैसी सेम निकालेगी। नक्शा मैप तो एक मतलब बना हुआ है ना, लेकिन उसको बनाते वक्त ये चीज फैसला करना है। ठीक है ना। तो ये चीजें जो है ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम देखते हैं। अच्छा, अब ये इन्होंने एक छोटा सा क्लास का डिजाइन तैयार करा हुआ है, जो मैंने आपके सामने बात नहीं करती कि एनालिसिस डिजाइन, जब आप यूएमएल में डिजाइन तैयार करोगे ना तो कुछ इस तरीके से डिजाइन तैयार करोगे कि ये कार है, अब ये क्या है, मॉडल नंबर इंटीजर, यानी कि ये एक इंटीजर टाइप का नंबर होगा। देखो जब सॉफ्टवेयर में काम हो रहा होता है ना, तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जो टीम एनालिसिस कर रही होती है वो अलग होती है, जो डिजाइन कर रही होती है वो अलग होती है, जो प्रोग्रामिंग कर रही होती है वो अलग होती है। ठीक है। हर टीम का अलग अलग काम होता है। जब वो एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई क्लाइंट ने हमसे ये रिक्वायरमेंट मांगी है, हमने इस चीज को तैयार करना है, और तैयार करने के बाद हमने क्या करना है, डिजाइनर को बताना है कि भाई आपने इस तरह का डिजाइन तैयार करना है, तो डिजाइनर इस तरह का डिजाइन तैयार करेगा। अब इसको देखते हुए क्या नजर आ रहा है डेवलपर को, जो प्रोग्रामिंग करेगा, कि भाई मुझे एक डेटा टाइप बनानी है इंटीजर की, और उसके वेरिएबल का नाम रखना है मॉडल नंबर, स्ट्रिंग के नाम डेटा टाइप बनानी है, इसका नाम रखना है वेरिएबल का कलर, और एक स्ट्रिंग है इसका नाम रखना है मेक, और ये ड्राइव पे फंक्शन लगा जिसके अंदर मुझे कोडिंग करनी है कि इसको ड्राइव किस तरीके से करना है, इसकी कोडिंग करनी है। ठीक है। प्लस माइनस का मतलब, माइनस का मतलब है ये चीज हमारे पास होगी प्राइवेट, और प्लस का मतलब है पब्लिक, ये चीज होगी हमारे पास पब्लिक। जिस चीज को फील्ड का है, फील्ड्स का मतलब होता है वेरिएबल्स जो हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, और मेथड इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर करा। क्लियर। और ये जो पूरा बॉक्स जो है कार, इसका मतलब ये कि कार की क्लास है जिसका नाम कार है। सही है। तो यहां पर इस चीज को मेंशन कर रहे हैं कि भाई जब कार का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो कार का कलर उस वक्त हमने असाइन करना है, कलर रेड रख दो, मेक टोयोटा, मॉडल का नाम सिलीसा वगैरह जो भी रखना है इसका आप रख सकते हैं। तो यहां पर एक डिफरेंस बताया हुआ कि क्लास और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि क्लास इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल, ऑब्जेक्ट इज अ रियल थिंग। क्लास डिस्क्राइब एन एंटिटी, जबकि ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल एंटिटी। क्लास बताती है यानी कि भाई ऐसी एंटिटी बनेगी, जबकि ऑब्जेक्ट वो खुद एंटिटी है जो बन चुकी है।
क्लास कंसिस्ट ऑफ फील्ड, डेटा मेंबर एंड फंक्शन, जबकि ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर फील्ड होती है कि भाई ये चीजें हैं, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है, उस क्लास का इंस्टेंस है। इंस्टेंस का मतलब क्या है कि उस क्लास की कॉपी बना दी हमने एक और, ठीक है ना, उसी क्लास को देखते हुए।